किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। धर्मवीर भाई राम राम। राम राम विनोद भाई, आपने भी और कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने मारी राम राम। नो बताओ जी धर्मवीर भाई। भाई मटर कैसी खड़ी? मटर धर्मवीर भाई इस हाल तक तो ठीक खड़ी है और उम्मीद है कि आगे भी भगवान की दया तो बढ़िया रहेगी। पर चक्कर पता के है विनोद भाई जी, जैसे ठंड बढ़ा है ना, हाँ, तो बीमारी भी अपना रूप दिखाना शुरू करा है। हाँ सही कह रहे हो आप। तो अब जैसे अपन मटर की बात करें ना जी, तो मटर में कुछ ऐसे रोग हैं जो फसल को नुकसान करें, और फसल को तो के नुकसान करें, नुकसान तो अपना ही है किसान भाइयों का। हाँ बिल्कुल भाई। अब जैसे सफेद चूर्ण सा बन जाए, पाउडर सा। अच्छा जी। तो ये मटर का ना सबसे घातक रोग है जी, और इसमें पैदावार कम आवे। हाँ, और रोग के जो बीजाणु है ना जी, वो जंगली पौधों की पत्तियों पे ये होवे वैसे तो। हाँ, पनप है उस पे। अब जैसे मौसम बिल्कुल ठंडा चल रहा, हाँ, तो अनुकूल मौसम मिलते ही फसल पे इस रोग का आक्रमण शुरू हो जाए, संक्रमण शुरू हो जाए। अच्छा, अपने मटर के खेत में आ जाए फिर। हाँ, ये पता जंगली पौधा बताओ जी जी। और इस रोग के लक्षण छोटे छोटे जो सफेद चूर्णी धब्बे के रूप में नजर आवेंगे जी, और फिर बाद में ये एक दूसरे से मिलकर ना, हाँ, तो रोगी टहनियों पे मतलब ना भी ये अपना भाई आक्रमण कर दें और सारे पत्ते सफेद सफेद से नजर आने लग जाए, यानी कि रोग फैलना शुरू हो जाए। हाँ, और रोगी टहनी फिर जो है और फल, हाँ, वो सूख सूख कर नीचे गिरने शुरू हो जाए जमीन पर। अच्छा, और अगर हो जाए प्रकोप ज्यादा जी, तो पूरा पौधा भूरा बन जाए। अच्छा, और भूरा होकर मर जाए। ये तो इसकी पहचान होगी कि भाई। और कदी कदी ना विनोद भाई जी, फफूंद फली के अंदर तक भी घुस जाए। अच्छा, हाँ, और ऐसे बीज भी भूरे रंग के हो जाएं। अच्छा, इनकी जो जड़ में जाकर उसके बीज ने भी बुरा कर दिया जी। तो इसकी हमने रोकथाम करने के लिए जल्दी पकने वाली किस्मों की बिजाई करनी चाहिए जी। और रोग के लक्षण जब फसल पे आ जाए, हाँ, तो घुलने वाला सल्फर जी, आधा किलो ले लें, या फिर ले लें दवाई बावेस्टिन। जी, बावेस्टिन दवाई ले लें 200 ग्राम, दोनों में से एक दवाई ले लें। एक तीसरी दवाई और भी है विनोद भाई। वह कौन सी है धर्मवीर भाई? उसका नाम है कैराथेन 40 EC। जी। अगर किसान भाई ये दवाई लें तो 80 मिलीलीटर दवाई काफ़ी रहेगी। हाँ, तीनों दवाइयों में से एक दवाई लेकर के जी, 200 लीटर पानी में घोल बना के 1 एकड़ मटर की खड़ी फसल पे जिसमें ये रोग आ रहा हो, हाँ, सफेद चूर्णी, जी, तो किसान भाई इसका छिड़काव कर लें जी धर्मवीर। और फसल की कटाई के बाद रोग से जो ग्रसित पौधे हैं और जो पत्तियां हैं उनको इकट्ठा करके जलाना ना भूलें। जी। और धर्मवीर भैया, तो आपने बताया कि अगर सफ़ेद चूर्णी है तो सफ़ेद रंग दिखेगा तो हमने ये काम करना है जी। तो इस बात का मैं तो ध्यान रखूंगा, ये आपने बताया है। किसान भाइयों को भी रखना चाहिए, हम खुद भी रखेंगे। और एक रोग लगा है विनोद भाई, रतुआ जी। ये पत्तों की निचली जो सतह है ना, हाँ जी, उस पे पीले और या संतरी रंग के उभरे हुए से धब्बे दिखाई देंगे इसमें, तो ये रतुआ रोग हो गया। ये अगर ऐसा फसल में देखने में आवे जी, तो फिर समझ लें कि ये रतुआ रोग है। और ये पछेती फसल में ना जी, ये रोग ज्यादा नुकसान करे। और धर्मवीर भाई, फिर जो अगर रतुआ बीमारी अगर हमने दिखे इसके लक्षण, तो फिर हम इसका उपचार किस तरह करें? उपचार तो रासायनिक करना पड़ेगा, और रासायनिक उपचार करें तो फिर दवाई लेवें एंडोफिल M45 जी धर्मवीर भाई। ये दवाई ले लें 400 ग्राम मात्रा। और एक और दूसरी दवाई है जिसका नाम है कैलेक्सिन जी,
कैलेक्सिन दवाई लें तो 200 मिलीलीटर दवाई से बात बन जाएगी। ठीक है भाई। इन दोनों दवाइयों में से एक दवाई का चुनाव कर लें किसान भाई जी। और 200 लीटर ले लें पानी और इसका छिड़काव करें खड़ी फसल पे 1 एकड़ पे। ठीक। और ये जो असर है दवाई का, अगर एक छिड़काव से बात काबू ना आवे तो फिर 10 दिन के बाद इस जो छिड़काव है दोबारा करने में कोई हर्जा नहीं जी। और धर्मवीर भाई, रतुआ रोग है या सफ़ेद चूर्णी हो गया, इसके अलावा भी कोई और समस्या मटर में देखने में हमने मिल सका है? आपने देखा नहीं कई बार क्या हुआ है कि जड़ जो है ना जी मटर की वो गल जाए, पेड्डा का मटर तोड़ेंगे और मटर की मटर पेड्डा ही बाहर आ जाए तो ये जड़ गलन बीमारी हुआ है। अच्छा। और ये बीमारी हुआ है मिट्टी से पैदा होने वाली फफूंद के कारण जी। और इस रोग की वजह से पत्तियां पीली पड़ जाए जी, पौधे मुरझा जाएं, सूख जाएं। हाँ। और पौधों की जड़ों पे भूरे से और गहरे भूरे रंग के धब्बे से बन जाए जी। तो इससे जो जड़ें हैं ना पौधे की सड़ जाएंगी, मर जाएंगी, उगड़ जाए। अच्छा, इसकी रोकथाम के लिए विनोद भाई अगर बात करें तो इसकी रोकथाम तो एक तो दवाई है बावेस्टिन जी, या दवाई ले लें कैप्टान। अच्छा जी। और कितनी 2 ग्राम। अच्छा 2 ग्राम 2 ग्राम दवाई प्रति किलो बीज के हिसाब से ना। हाँ। जब हम बिजाई करें ना अच्छा उस वक्त बीज का उपचार करना चाहिए। ठीक है जी। और जहाँ ये रोग फैल रहा हो या फैलिया हो पहले वहाँ अगेती बिजाई बिल्कुल भी ना करें। और जिस खेत में ये बीमारी आ गई हो पहले तो 3 साल तक उस खेत से मटर की फसल ना लें जी, ये इसका इलाज है उसका। अच्छा धर्मवीर भाई, मैंने एक और सुना था कि इसमें मलानी रोग भी मटर में आ जाए, वो रोग के है और उसके लक्षण के हैं? ठीक सुना विनोद भाई आपने जी। ये जो मलानी रोग है ना इसमें क्या हुआ है कि रोगी पौधे बोने से रह जाएं। अच्छा, जो बोने रह जाएं, छोटे रह गए तो बस समझ में यह समस्या ली है। और उनकी नीचे वाली जो पत्तियां ना में तो पीली पड़ जाएंगी जी। और रोगी जो पौधे के तने हैं और जड़ को लंबाई में जो है ना काटे हैं जी, तो वो बदरंग सी दिखाई देगी। ठीक है, ये इसकी खास पहचान है। और रोगी पौधों पे ना फलियां नहीं बनती जी, और अगर बनेगी तो फिर उसमें बीज नहीं बनता। तो शुरू में खेत के कुछ हिस्सों पे ये लक्षण नजर आवेंगे, लेकिन अगर हम ख्याल ना करें जी, संभाल ना करी तो फिर ये जो लक्षण पूरे खेत में फैल जाएंगे जी। और ये मलानी रोग इस तरीके का है कि फसल को भी नुकसान, किसान को भी नुकसान भाई। तो ऐसे में तो पता क्या करना चाहिए विनोद जी धर्मवीर भाई? गर्मियों में गहरी जुताई करें। अच्छा। और रोग ग्रसित खेतों में 3 साल तक जो है ना फसल चक्कर जरूर अपनावें जी। और फसल की अगेती बिजाई नहीं करनी चाहिए जी। और जैसे पहले बताया कि बीज जब बोवें तो हमने चाहे 2 ग्राम बावेस्टिन दवाई ले लें चाहे 2 ग्राम कैप्टान दवाई ले लें, तो 2 ग्राम दवाई और 1 किलो बीज के हिसाब से पहले बीज उपचारित करें जी, है जी। और फिर बोवें। और खेत में ज़्यादा नमी बिल्कुल भी ना रहने दें, ज़्यादा नमी में ये रोग ज़्यादा फैलेगा। जैसे कि ठंड का मौसम तो चल ही रहा जी, और खेत में और ज़्यादा नमी करेंगे तो फिर ये जो रोग है ये इसके होने की संभावना से इनकार नहीं करा जा सकता विनोद भाई जी। धर्मवीर भाई, आप तो मटर की जो फसल है उसकी देखभाल पर तो बढ़िया जानकारी दी। और धर्मवीर भाई, एक बात थी जो मैंने आप तो पूछनी भी थी, आप तो जिक्र भी करना था मैंने कि आज सुबह खेत में लाग रहे थे हम काम करन, तो हमारा जो पड़ोसी है वो भी लग रहा था खेत में। तो उसने बस प्राकृतिक खेती के बारे में बात शुरू करी। भाई प्राकृतिक खेती जो है उसके लाभ इतने ये लाभ है। और उसने फिर उनमें थोड़ा सा बीच में जिक्र शुरू करा कि भैया ना इसमें लागत कुछ भी लाग दी, यानी कि 0 बजट है इसका। भैया इस बारे में क्यों ना किसी वैज्ञानिक से हमने बात करी है जी, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर कविता जी, उनसे हमने इस बारे में ही पूछा था। भाई जो बात है ये बात मैंने भी सुनी थी। अच्छा। तो फिर हमने वैज्ञानिक से बात करना ठीक समझा। भाई वैज्ञानिक सही बात बतावेंगे भाई किस तरह है बात। बिल्कुल। तो ये बात आप भाइयों ने भी सुनवा दें और हम भी ध्यान से सुन लेंगे। बजट प्राकृतिक खेती, इस विषय पर जानकारी दे रही हैं डॉक्टर कविता, मृदा वैज्ञानिक, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे कि जीरो बजट प्राकृतिक खेती जो है वो क्या है और किस तरीके से हो सकती है? सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने प्राकृतिक खेती के बारे में बताऊंगी।
जैसे कि सब किसान भाई जानते हैं कि वर्तमान समय में जो हमारी फसल है उसका जो उत्पादन है उस में एक रुकावट सी आ गई और जो स्थिरता है ना वो हमारी प्रमुख चिंता का विषय बन गई है। और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारे राज्य के या हमारे देश के जो किसान हैं उनकी जो सामाजिक स्थिति है या आर्थिक स्थिति है वो खराब होती जा रही है। तो इसलिए जो हमारे सुभाष पालेकर जी हैं उन्होंने जो हमारी वर्तमान कृषि पद्धति हैं, जैसे कि जो रसायन पे आधारित खेती है या फिर जो किसान है जैविक खेती कर रहे हैं, उन सब की जो अवधारणाएं हैं या दुष्परिणाम हैं उनको दूर करने के लिए एक टिकाऊ खेती का विकल्प हमें दिया, जिसे हम प्राकृतिक खेती के रूप से जानते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो हमारे बाहर से हम कोई भी चीज खेती में यूज कर रहे थे उनके ऊपर हमारी निर्भरता भी कम हो रही है और साथ ही जो रसायन है वो भी कम उपयोग में आ रहे हैं। तो इसके ऊपर जो हमारा खर्च है वो बिल्कुल ना के बराबर है, इसलिए हम इसे जीरो बजट प्राकृतिक खेती के नाम से भी बोल रहे हैं। जी, पर जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब के जैविक खेती और प्राकृतिक खेती ये दो आयाम है, दो विधा है। हाँ जी, इनमें कितना अंतर है, क्या अंतर है? जो प्राकृतिक खेती और जैविक खेती है ना वो बिल्कुल ही अलग अलग चीजें हैं, लेकिन हमारे जो किसान भाई हैं उनके बीच में एक अवधारणा है, वो प्राकृतिक खेती को भी जैविक खेती के साथ जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन मैं अभी आपको बताऊं प्राकृतिक खेती है वो किन मायनों में जैविक है। हम सब जानते हैं कि खेती में हम गाय का गोबर या भैंस का गोबर खाद के रूप में प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में गाय का गोबर की। जो प्राकृतिक खेती है उसमें हम सिर्फ एक देसी गाय के गोबर से 30 एकड़ की जमीन में खेती कर सकते हैं। पहला जो जैविक खेती को प्राकृतिक खेती से अलग करता है यही हमारा पॉइंट है। दूसरा, हमने देखा है कि जो जैविक खेती पद्धति है किसान इसे शुरू करते हैं तो शुरुआत के कुछ वर्षों में जो उसकी उत्पादकता है उसमें कमी आती है, लेकिन प्राकृतिक खेती में ऐसा कोई नतीजा सामने नहीं आया है, बल्कि हमने देखा है जो उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी देखी गई है और हर साल जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति वो भी बढ़ रही है। इसके साथ साथ जो खेती है उसमें रासायनिक खेती की तरह बहुत ही ज्यादा खर्चा भी होता है, जबकि प्राकृतिक खेती में जो कि एक देसी गाय के ऊपर आधारित है उसके उत्पाद जैसे गोबर और गौमूत्र हैं उनके ऊपर ही आधारित है, तो ऐसी कृषि में जो लागत है वो शून्य रहती है। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे कि जैसे हम रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं या रासायनिक रूप से हम बीजों का उपचार करते हैं, तो जब हम प्राकृतिक खेती करेंगे तो प्राकृतिक रूप से बीज का उपचार भी करना पड़ेगा। तो ऐसे में प्राकृतिक रूप से बीज का उपचार कैसे करें और किस तरीके से ये विधि है जो काम करेगी? जो प्राकृतिक खेती है उसमें हम जो बीजों का उपचार करते हैं उसे हम बीजामृत तैयार करते हैं। तो उसके लिए हम पहले तो मैं उसके बारे में ही बताना चाहूंगी कि बीजामृत है क्या। जो बीजामृत है वो गाय के गोबर से हमें तैयार करना पड़ता है। जैसा कि हमें पता है कि गाय के गोबर में प्राकृतिक रूप से बहुत ही लाभकारी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। जब इन सूक्ष्म जीवों को बीजामृत के रूप में उपयोग करते हैं तो के ऊपर हम इनको लगाते, जो रोग होते हैं वो बीज को नहीं लगते और साथ में जो उत्पादन है वो भी हमारा बढ़ जाता है। अब मैं आपको इसकी विधि बताऊंगी कि जो बीजामृत है उसको हम कैसे तैयार कर सकते हैं जी। तो इसके लिए हम बीजामृत के लिए एक ड्रम में पहले हम 20 लीटर पानी लेंगे, फिर उसमें हम 5 किलो गाय का गोबर लेंगे, फिर 5 किलो स्थानीय जो गाय है उसका गौमूत्र लेंगे, साथ में 50 ग्राम चूना और 50 ग्राम या मुट्ठी भर मिट्टी लेंगे जी। और यह जो सामग्री है ये 100 केजी या 100 किलोग्राम बीज के लिए उपयुक्त। अब इस सारी सामग्री को ड्रम में हमने मिला लिया और एक लकड़ी की सहायता से हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और इस घोल को 24 घंटे के लिए छाया में रख देंगे। 24 घंटे के बाद जब यह घोल तैयार हो जाएगा तो इसको हम बीज पर छिड़क देंगे और फिर उन बीजों को छाया में सुखा देंगे। जब बीज सूख जाएंगे उसके बाद हम उनकी बिजाई कर देंगे। यानी इस तरीके से हम बीजों का उपचार प्राकृतिक विधि से कर सकते हैं कि इस प्रकार हम उपचार कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब बीज का उपचार करने के बाद तो जमींदार भाई जो हैं, किसान भाई जो हैं वो खेत में बीज को बिजाई कर ही देते हैं। फिर बात आती है कि भाई खेत में जो हम रासायनिक खादों की जगह या रासायनिक खादों की मात्रा कम करके और हम प्राकृतिक खाद देने की जब सोचते हैं तो ऐसे में नाम आता है जीवामृत का और घन जीवामृत का। हाँ जी। तो ये क्या है और ये किस तरीके से खाद के रूप में काम करते हैं, कैसे इसको किसान भाई बनाएं, इस बारे में बताएं। अब मैं किसान भाइयों को सबसे पहले जीवामृत के बारे में बताऊंगी, फिर मैं घन जीवामृत के बारे में जानकारी दूंगी जी। तो किसान भाइयों, जो जीवामृत है उसको हम गाय के गोबर और गौमूत्र से तैयार करते हैं। यह एक किण्वित माइक्रोबियल कल्चर होता है जो कि गाय के गोबर के साथ उसका मूत्र, गुड़, दाल के आटे या बेसन या मिट्टी से हम प्राप्त करते हैं। यह कल्चर को जब हम मिट्टी में मिलाएंगे तो जो मिट्टी में पोषक तत्व है या फिर सूक्ष्म जीव हैं या केचुए हैं ये उसकी गतिविधि को बढ़ा देगा। और लगभग 500 लीटर जीवामृत का छिड़काव हम महीने में 2 बार प्रति हेक्टेयर भूमि पर कर सकते हैं।
ऐसा जब हम 3 साल तक करेंगे तो उसके बाद जो हमारा सिस्टम है वो आत्मनिर्भर हो जाएगा। और 30 एकड़ जमीन के लिए जो हम जीवामृत तैयार करेंगे उसके लिए हमारी एक देसी गाय बिल्कुल सही रहेगी। जैसा कि हमें पता ही है कि हमारी मिट्टी है वो पोषक तत्वों से तो भरपूर है, लेकिन ये पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध नहीं होते। लेकिन जैसे ही हम मिट्टी में जीवामृत मिलाते हैं तो इसके अंदर जो सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं वो इन गैर उपलब्ध पोषक तत्वों को उपलब्ध रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ये सूक्ष्म जीव पौधों की जड़ों को सभी पोषक तत्व जो कि उसके लिए आवश्यक हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, आयरन है, सल्फर है, कैल्शियम और इससे अलावा और भी उन सभी पोषक तत्वों को उपलब्ध कराते हैं। और साथ में जो स्थानीय केंचुए हैं उनके कार्य को भी बढ़ा देते हैं। ये जो स्थानीय केंचुए होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो हमारी 15 फीट तक जो गहरी मिट्टी होती है उसके पोषक तत्वों को ऊपरी सतह पर ले आते हैं। लेकिन ये सारे सूक्ष्म जीव हैं, कीड़े हैं, केंचुए हैं, ये तभी एक काम करते हैं जब इनके लिए एक अनुकूल तापमान होता है, जैसे 25 से 32 डिग्री का तापमान, 65 से 72% तक पानी की उपलब्धता, मिट्टी में अंधेरा और गर्मी होनी चाहिए, तभी ये अच्छे से कार्य करेंगे। तो ये तो था जीवामृत के बारे में जानकारी। अब हम इसको तैयार कैसे करें, तो इसके लिए हम एक ड्रम में पहले 200 लीटर पानी लेंगे, फिर उसके अंदर 10 किलो गाय का गोबर, 5 से 10 लीटर गाय का गोमूत्र इस पानी में हम मिला देंगे। उसके बाद इसमें 2 किलो गुड़ मिलाएंगे, 2 किलो दाल का आटा जिसे हम बेसन बोलते हैं, और खेत की मेड़ से या जिस भी खेत से आपको तैयार करना है वहां से मुट्ठी भर मिट्टी लेंगे और इस ड्राम के अंदर हम डाल देंगे जी। फिर उस घोल को अच्छी तरह से हिलाएंगे और 48 घंटे के लिए छाया में रख देंगे। ये जो 48 घंटे हैं उनमें जो माइक्रोबियल किण्वन प्रक्रिया चलनी थी वो इसमें कार्यरत हो जाएगी और उसके बाद यह जो तैयार घोल है ये आवेदन के लिए तैयार हो जाता है। गर्मी के महीने में हम जीवामृत बनने के बाद 7 दिन तक इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सर्दी में हम इसका उपयोग 8 से 15 दिन तक भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर जीवामृत बच जाता है तो उसे भूमि पर फेंक देना चाहिए। इससे ज्यादा दिनों का जीवामृत हमें यूज नहीं करना चाहिए। यानी कि जीवामृत जो है वो आपने ये बताया कि जो जीवामृत हम बनाएंगे और उसका उपयोग करेंगे, उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि मिट्टी के पोषक तत्वों को ये खींच करके और पौधे की जड़ों तक पहुंचा देगा और फसल में फायदा करेगा। तो डॉक्टर साहब, जीवामृत के बाद अब नाम आता है घन जीवामृत का भी बड़ा नाम सुनते हैं। इसको कैसे बनाएं और ये क्या काम आता है? जो घन जीवामृत है वो भी एक जीवाणु युक्त खाद होती है, लेकिन ये सूखी जैविक खाद होती है जी। इसको बनाने के लिए हम 100 किलो गाय का गोबर लेते हैं और उसको सुखाकर बारीक कर लेते हैं। फिर इसके अंदर गोमूत्र, गुड़, बेसन और जो मिट्टी हमने बताई कि 1 मुट्ठी मिट्टी लेनी है वो सब मिलाकर घर के एक कोने में छाया में ढककर रख देते हैं। यह जैसे यूरिया खाद होती है ना, हम इसका प्रयोग वैसे कर सकते हैं। 6 या 7 महीने तक भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। सूखा? हाँ, सूखा होता है खाद के जैसे। घन जीवामृत को हम बुआई के समय डालेंगे या खेत में पानी देने के 3 दिन बाद भी हम उसमें डाल सकते हैं। अब मैं आपको इसको हम तैयार कैसे करें उस विधि के बारे में बताऊंगी। इसको बनाने के लिए 100 किलो देसी गाय के गोबर को किसी पक्के फर्श या पॉलीथीन पर फैला दो। अब 2 किलो देसी गुड़, 2 किलो बेसन और मिट्टी के मिश्रण को थोड़ा थोड़ा गोमूत्र डालकर अच्छी तरह गूंथ लें, जिससे उसका घन जीवामृत बन जाएगा। अब इस तैयार मिश्रण को छाया में 48 घंटों के लिए अच्छी तरह सुखाकर बोरियों से ढक दीजिए। 48 घंटों बाद इस मिश्रण का चूर्ण बनाकर भंडारण कर लें। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि हम इसका प्रयोग 6 से 7 महीने तक कर सकते हैं। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। तो अब ये तो खेत में खाद का काम करेगी जीवामृत और घन जीवामृत। अब इस तरीके से किसान भाई ने फसल तैयार करनी शुरू कर दी। हाँ जी। फिर आते हैं कीट या फफूंदियों की बीमारियां। हाँ, तो उनको भी प्राकृतिक रूप से कंट्रोल किया जा सकता है डॉक्टर साहब? हाँ जी, बिल्कुल। प्राकृतिक खेती में हम जो कीट होते हैं या फफूंद होते हैं उनका भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? तो उसके लिए 4 कीटनाशक हैं जिनको अग्निशस्त्र, ब्रह्मास्त्र, नीमाशस्त्र और 10 पर्णी अर्क के नाम से हम बोलते हैं, और एक फफूंदनाशक। अब मैं आपको सबसे पहले जो ये कीटनाशक हैं उनकी विधि कि उनको कैसे तैयार कर सकते हैं और वो किस किस कीट के लिए उपयोग कर सकते हैं वो बताऊंगी जी। अब सबसे पहले हम बताएंगे अग्निशस्त्र के बारे में। यह जो अग्निशस्त्र होता है इसका उपयोग हम लीफ रोलर, तना छेदक, फल छेदक, फली छेदक जैसे कीटों के खिलाफ कर सकते हैं। इसको हम तैयार कैसे करेंगे, तो इसके लिए किसान भाई सबसे पहले एक मिट्टी का बर्तन लें, उसमें 10 लीटर स्थानीय जो गाय है उसका गौमूत्र डालें। फिर 1 किलो तंबाकू को उस गौमूत्र में कुचल कर डालें। 500 ग्राम हरी मिर्च को पीसकर गाय के मूत्र में डालें और 500 ग्राम लहसुन को पीसकर उस मूत्र में डालें। 5 किलो नीम के पत्तों का गुदा बनाकर इस घोल के अंदर इसको डाल दें और इस तैयार घोल को 5 बार अच्छी तरह से उबाल लें। इस घोल को लगभग 24 घंटे
उसके लिए पकने दें और मलमल के कपड़े से छान लें। 100 लीटर पानी में हम 2 से या 2.5 लीटर तक अग्निशस्त्र जो हमने अभी घोल तैयार किया उस घोल को मिलाकर फसल पर छिड़क सकते। अब इसके बाद बारी आती है ब्रह्मास्त्र के बारे में। जो ब्रह्मास्त्र है इसका प्रयोग हम सभी जो रस चूसने वाले कीट होते हैं उसके लिए, फली छेदक, फल छेदक आदि को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। इसकी तैयार करने की विधि इस प्रकार है। इसके लिए भी एक मिट्टी का बर्तन लें, उसमें 10 लीटर स्थानीय गाय का गौमूत्र लें, फिर 3 किलो नीम के पत्तों को कुचलकर इस पानी में नीम का गुद्दा डालें। गुद्दा जो फल होते हैं निम्बोली, हम उनसे भी तैयार कर सकते हैं। फिर 2 किलो सीताफल के पत्तों का गुदा, 2 किलो पपीते के पत्तों का गुदा, 2 किलो अनार के पत्तों का गुदा, इसके साथ 2 किलो अमरूद के पत्ते या फिर 2 किलो अमरूद डालें। अगर लैंटैना कैमेलिया नाम का एक प्लांट होता है, अगर उसके भी पत्ते हैं तो 2 किलो उसके पत्तों का भी उपयोग हम कर सकते हैं और साथ में 2 किलो सफ़ेद धतूरे के पत्तों का प्रयोग। इस घोल को हम 5 बार उबालेंगे, मलमल के कपड़े से फिर उसे छान लेंगे। फिर जो घोल है उसको 24 घंटे के लिए किण्वित होने के लिए रख देंगे। ये एक प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में हम उपयोग कर सकते हैं और इसके लिए हम 2 लीटर ब्रह्मास्त्र को 100 लीटर पानी में या 2% घोल को छिड़काव खेतों में कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है नीमाशस्त्र की। इसका उपयोग कीटों और मीलीबग के लिए किया जाता है। इसको हम कैसे तैयार करेंगे? इसके लिए हम 5 किलो नीम की हरी पत्तियां लेंगे या नीम के 5 किलो सूखे फल लेंगे। उन पत्तियों को या फलों को कूट कर रखें। फिर 100 लीटर पानी में यह कूटे हुए नीम की पत्तियां या फल का पाउडर डालें। उसमें 5 लीटर गोमूत्र डालें, 1 किलो गाय का गोबर मिला लें, लकड़ी से उसे घोलें और ढककर 48 घंटे तक रख दें। दिन में 3 बार इस घोल को हिलाएं और बाद में उस घोल को कपड़े से छान लें। अब फसल पर इसका छिड़काव करें। इसका भंडारण हम 6 महीने तक कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा आता है कीटनाशक, वो है 10 पर्णी अर्क दवा। ये सब प्रकार के रस चूसक कीट और सभी इल्लियों के नियंत्रण के लिए उपयोग करते हैं। इसकी तैयार करने की विधि कुछ इस प्रकार है। एक मिट्टी के बर्तन में 200 लीटर पानी लें, उसमें 10 लीटर गोमूत्र डालें, 2 किलोग्राम देसी गाय का गोबर डालें और उस घोल को अच्छी तरह से घोल लें। बाद में उसमें 5 किलोग्राम नीम की छोटी छोटी डालियां, उनके टुकड़े करके भी हम डाल सकते हैं और 2 किलोग्राम करंज के पत्ते, 2 किलोग्राम अरंडी के पत्ते, 2 किलोग्राम धतूरे के पत्ते, 2 किलोग्राम बेल के पत्ते, 2 किलोग्राम बेर के पत्ते, 2 किलोग्राम पपीते के पत्ते, 2 किलोग्राम बबूल के पत्ते, 2 किलोग्राम अमरूद के पत्ते, 2 किलोग्राम तरोटे के पत्ते, 2 किलोग्राम बाउची के पत्ते, 2 किलोग्राम आम के पत्ते या फिर 2 किलोग्राम देसी करेले के पत्ते या गेंदे के पौधे के टुकड़े। उपरोक्त जो वनस्पतियां हमने बताई हैं उनमें से कोई भी 10 वनस्पति के पत्ते हम डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी किसान भाई को अन्य कोई औषधि युक्त वनस्पति की जानकारी है तो उसकी भी हम 2 किलोग्राम पत्तियां इसमें डाल सकते हैं। इन पत्तियों के बाद उसमें आधे से 1 किलो तक खाने का तंबाकू डालें और आधा किलो तीखी चटनी डालें। उसके बाद 200 ग्राम सोंठ का पाउडर व 500 ग्राम हल्दी का पाउडर डालें। अब इन सबको अच्छी तरह से लकड़ी से घोलें। दिन में 2 बार सुबह शाम लकड़ी से घोलना है और जो तैयार घोल है उसको छाया में ही रखना है। इसे वर्षा के जल या सूरज की रोशनी से बचाएं। इसको तैयार होने में 40 दिन लगते हैं और 40 दिन बाद इसे कपड़े से छान लें और ढककर रख लें। इसे हम 6 महीने तक रख सकते हैं। 200 लीटर पानी में 5 से 6 लीटर 10 पर्णी अर्क किसी भी कीट के नियंत्रण के लिए किसी भी फसल पर हम छिड़क सकते हैं। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। तो जीरो बजट प्राकृतिक खेती हम इस तरीके से कर सकते हैं। बीज का उपचार भी हमने प्राकृतिक रूप से करना है। खादों का भी हमने जो फसल पे जो खाद देने हैं वो भी हम जीवामृत और घन जीवामृत के रूप में दे सकते हैं। और फिर फसलों पर जो कीटों का नियंत्रण है या फफूंदी का नियंत्रण है वो भी हम प्राकृतिक रूप से आसानी से करके अपना खर्चा बचा सकते हैं और स्वस्थ फसल ले सकते हैं। तो डॉक्टर कविता, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। किसान भाई इस जानकारी से फायदा उठाएंगे। आपने हमसे बातचीत की और ये जानकारी दी, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो विनोद भाई। जी धर्मवीर भाई, सुनी फिर ये बातचीत आपने? धर्मवीर भाई, और मैं तो नोट भी कर ली एक बात जो डॉक्टर साहब ने बताई है। एक और बात सुनवा दें आपने जी। मौसम काल। हाँ, मौसम काल जानना भी जरूरी। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूँ डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि कल के मुकाबले 3.0 डिग्री सेल्सियस अधिक है। न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि कल के मुकाबले 0.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 85 और 51% रही। हवा की रफ्तार
13 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। तो किसान भाइयों, 31 दिसंबर तक मौसम आम तौर पर परिवर्तनशील रहने का अनुमान है। 29 और 30 दिसंबर को रात्रि तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान आंशिक बादलवाई रहने और नमी की मात्रा में हल्की गिरावट आने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। साथ ही किसान भाइयों, इस दौरान कहीं कहीं पर बहुत हल्की छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। 30 और 31 दिसंबर को मध्यम कोहरा रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, जैसे कि पूर्वानुमान है कि कहीं कहीं पर बहुत छिटपुट हल्की बारिश हो सकती है, तो आप अपनी फसलों में सिंचाई और छिड़काव रोक ले। धन्यवाद। और तो विनोद भाई जी, धर्मवीर भाई, तो आप कह रहे थे भी कल के कार्यक्रम की भी जानकारी देनी है भाइयों को। कल किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री सिंचाई योजना पे, और साथ में आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे वर्मी कंपोस्ट खाद कैसे बनावें। जी, तो अब साथ ही साथ भाइयों का करा दे मनोरंजन। बिल्कुल भाई, और सुनवावे एक फिल्मी गीत सपेले बीन बजा दे। जी। नाग खिलाऊं गोरी के मेरा तेरा साथ। सपेले ओ सपेले रे सपेले बीन बजा दे चलूंगी तेरी साथ। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसी के साथ ही किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त है। धर्मवीर भाई और विनोद भाई की राम राम।